हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज मैं पढ़ाऊंगी इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसका बायोलॉजी का सेट 1। इसमें बहुत सारे सेट हैं, तो आज मैं सेट 1 पढ़ाऊंगी और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन से मैं दोनों क्वेश्चन के क्वेश्चन और आंसर साथ में बताऊँगी। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी सेट 1 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से देखिए यहाँ है सही उत्तर चुने। चूज द करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स इच। इससे 1 मार्क्स आएगा। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। किन में निषेचन के लिए, मतलब जिसमें निषेचन होगा वो जल माध्यम से होगा। किस में? पुष्पीय पौधे में, ब्रायोफाइटस में, जिम्नोस्पर्म में, इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ब्रायोफाइटस में। क्या है? जल माध्यम चाहिए निषेचन के लिए, तभी इसमें निषेचन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। हीमोफीलिया के संबंध में कौन सबसे अलग है? ऑप्शन है, देखिए है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, क्रिस क्रॉस वंशागति, ब्लीडर्स डिजीज, एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना माटा बीमारी किसके कारण होता है। मीना माटा जो बीमारी है, डिजीज है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन में है SO2, H2O, मरकरी, सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मरकरी। क्या होगा इसका आंसर? ग। मीना माटा रोग किसके कारण होता है? मरकरी के कारण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। कौन है जिसमें ज़्यादा दूध देती है? उस गाय की प्रजाति का क्या नाम है? ऑप्शन है डॉर्सेट, हॉल्स्टाइन, पश्मीना, नेलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हॉल्स्टेन। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है अमीबा, जलकुंभी, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स और एक्सओ टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती हैं, मादा के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, नर के 2 क्रोमोसोम होता है, नर होमोगैमेटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है। इनमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है? ऑप्शन है एरोसॉल, CO2, PAN, CO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, PAN। ये द्वितीय प्रदूषक है। अब अगला क्वेश्चन है, ताइचुंग 1 किसका किस्म है। ताइचुंग 1 किसका किस्म है? गेहूं का, धान का, गन्ना का, मक्का का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, धान का है। ताइचुंग 1 किसका किस्म है? धान का। अब अगला क्वेश्चन है, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं। गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परागन, सिनगैमी, पार्थोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सिनगैमी। गैमेट्स के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। कौन जीनोटाइप है जो 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? A, B, B, C, D, D, E में छोटा बड़ा सब दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बड़ा A है, फिर छोटा है B, B, C, C। इसमें 4 गैमेट्स हैं जो जीनोटाइप बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ओडम ने, टैंस्टेल ने, वार्मिंग ने, गार्डनर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, टैंस्ले ने।
इसका सबसे पहले उपयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि बनाया जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म प्रजनन, सोमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूणोद्भव, एंथर संवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सूक्ष्म प्रजनन। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रावोफिल्म, जलकुंभी, अगियो, केला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जलकुंभी। जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। अब अगला क्वेश्चन है, होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलोड्रिक जीन किस में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में, ऑटोसोम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वाई क्रोमोसोम में होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 and SO3, SO2 and CO, CO and NH3, SO2 and NH3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, SO2 and SO3 अम्ल वर्षा का कारण है। इसी की वजह से अम्ल वर्षा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्यक्षेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस में? घोड़े में, मछली में, ऊंट में, बकरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मछली में। अब अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? स्पोरोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट, ट्रोफोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पोरोजोइट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, स्पोरोजोइट्स। अब अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ का कारण है। डायबिटीज़ का कारण क्या है? ऑप्शन है सोडियम आयन की कमी, एंजाइम की कमी, आयोडीन की कमी, हार्मोन की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, हार्मोन की कमी। डायबिटीज़ का कारण होता है हार्मोन की कमी। अगला क्वेश्चन, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में कौन उपलब्ध होता है? दूध, मक्खन, पनीर, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सभी। अगला है, टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है? हार्मोनल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु, एंटीबॉडी निर्माण हेतु, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, हिपैरिन बनाने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। अगला क्वेश्चन है, अब डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में क्या रहता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, लवण, शर्करा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शर्करा। डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में क्या रहता है? शर्करा रहता है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? डार्विन अपने यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए हुए थे? तो इसका ऑप्शन है, देखिए, गैलोपैगो द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज़, कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, गैलोपैगो द्वीप। अब अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? ऑप्शन है 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन, 4000 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 200 मिलियन वर्ष पहले। अब अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अफ्रीका। मानव का विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था?
ऑप्शन है ओपैरिन ने, डार्विन ने, लुई पास्चर ने, हॉल्डेन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लुई पास्चर ने कहा था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिम्बवाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है नर सहायक नालिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय, पीठिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, स्त्री सहायक नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीला त्वचा से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अग्रछद, अधिवृष्ण, ग्लांस पेनिस, वृष्ण जलिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अग्रछद, इसका सही आंसर है। अब अगला है, WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखिए इनके बीच अंतर, युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। युग्मक जब बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं। और जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। जब जाइगोट से भ्रूण बनता है तो उस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता है। सेकेंड है, इस प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ये हुआ इनमें अंतर। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें अनिषेक जनन से क्या समझते हैं? अनिषेक जनन क्या है? तो इसका आंसर होगा, कुछ प्राणियों जैसे रेटिफर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निषेचन नहीं होता है और इससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी के कार्य का उल्लेख करें। एंटीबॉडी के कार्य को उल्लेख करना है। देखिए तो इसका आंसर है, एंटीबॉडी निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। फर्स्ट है, जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। इसे ऑस्टोनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड है, एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है, उसे उदासीनता कहते हैं। अब अगला है, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर वृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन के विशेष जैव कार्यों में बाधा पहुंचाता है। इसे एगुलिटेशन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करना है। सहलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर ये होगा, सहलग्नता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है, और इसमें होगा विनिमय गुणसूत्र के जीन्स को पृथक करता है जिससे नए संयोग बनते हैं। इसमें सेकंड है, जीन्स के पास स्थित होने पर सहलग्नता की तीव्रता बढ़ती है, और इसमें सेकंड है, जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति घटती है। थर्ड है, इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं, और फिर ये थर्ड है, संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। और इसमें फोर्थ है, अनुवांशिक विज्ञानों द्वारा जीवों में नए प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं, और ये इसमें विनिमय में फोर्थ है, ये नई प्रजाति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हुआ संलग्नता और विनिमय में अंतर। तो हम लोग अंतर को ऐसे ही लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखें।
जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी के विकास में 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान है। कौन कौन है? वो तकनीक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जिसके द्वारा किसी भी जीव होगा यहाँ किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। दूसरे शब्द में आनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है? किसी भी जीव से जीन निकालकर किसी और जीव के डीएनए में जीन को युग्मित करके डाला जा सकता है, इसे ही कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो ये है प्रक्रमों में रोगाणुरहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइमों का उत्पादन। इसमें क्या होता है? प्रक्रमों में रोगाणुरहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, उसे रासायनिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय को लिखें। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय को लिखना है। तो इनका उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला है अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर करने वाली मशीन लगानी चाहिए। सेकंड है आबादी से दूर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित की जानी चाहिए। मतलब औद्योगिक इकाइयाँ फैक्ट्री हो गया, उनको आबादी से दूर रख के उनका स्थापना करनी चाहिए। अगला है लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ध्वनि और शोषक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की कड़ाई से अनुपालन होनी चाहिए। तो ये सब कारण है जिसको ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एंटीबॉडीज तथा इंटरफेरॉन्स में अंतर बताना है। एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन्स में अंतर बताना है। तो देखिए इसका आंसर है ये। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर इधर इंटरफेरॉन्स डालेंगे और इधर एंटीबॉडीज डालेंगे और इसमें अब इसका अंतर डालेंगे। तो देखिए इसका अंतर, ये सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से संक्रमित किसी भी कोशिका से इसका श्रावण होता है। और ये एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इंटरफेरॉन्स तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरॉन्स तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एंटीबॉडीज़ ये धीमी क्रिया वाले किंतु दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये धीमी क्रिया वाले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इनका सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है कोशिकाओं के, ये इंटरफेरॉन्स कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं और एंटीबॉडीज है जो कोशिका के बाहर क्रिया करते हैं। और इंटरफेरॉन्स शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर बनता है और ये है एंटीबॉडीज जो शरीर का तृतीय रक्षा स्तर बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलवाहक रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए क्या करेंगे? जो मतलब जल से होता है, जल के प्रदूषण से हमें जो डिजीज होता है उसको कैसे रोकथाम करेंगे हम लोग? देखिए इसका आंसर है संतुलित जलवाहित रोगों से जैसे टाइफाइड एवं अतिसार जैसे रोगों के रोकथाम है तो हमें स्वच्छ जल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में स्वच्छ जल का, प्योर वाटर का उपयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। किनमें? जन्मजात और प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में। जन्मजात यानी सहज प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए जन्मजात एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षण रोगजनक विशिष्ट है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होता है। जन्मजात क्या होता है? एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होता है और ये जो उपार्जित होता है वो जन्म के बाद, इसका अभिलक्षण स्मृति आधारित होता है, मतलब याद होता है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। शुक्र जनन की प्रक्रिया के विनिमय में हासिल हार्मोन के नाम बताएं।
शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन कार्य करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उद्दीपित पुत्कोद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH तथा पीत पिंडकर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH शामिल हैं, जो हाइपोथैलेमस अधिष्ठेतक द्वारा स्रावित गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। यह हुआ शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन का नाम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय हमें अपनाना चाहिए। तो देखिए इसका निम्नलिखित उपाय है। फर्स्ट है, कोशिका किसी अनजान व्यक्ति या बहुत व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखने चाहिए। दूसरा है, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर रोग का पता करके इलाज करना चाहिए। यह हुआ इसको बचने का उपाय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शॉर्ट तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में भ्रूणकोष कैसे विकसित होता है, भ्रूणकोष की संरचना का वर्णन करें। पुष्पी पौधों में भ्रूणकोष कैसे विकसित होता है। देखिए तो इसका आंसर होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित हो जाता है। केवल क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोष के रूप में विकसित होता है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 संतति केंद्रक बनाता है, जो गुरु बीजाणु के 2 सम्मुख ध्रुव पर चले जाते हैं और न्यूक्लिएट भ्रूणपोष की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के फलस्वरूप 4 न्यूक्लिएट और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोष की रचना करते हैं। इनमें से 4 माइक्रोपाइलर छोर तथा 4 चाइलेजल छोर पर रहते हैं और माइक्रोपाइलर छोर के 4 केंद्रकों में से 3 अंड समुच्चय बनाते हैं एवं चौथा नीचे की ओर खिसक कर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। चाइलेजल छोर की तरफ 3 केंद्रक प्रतिवेशांत कोशिकाएं बनते हैं तथा चौथा खिसक कर दूसरा ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलग्नित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। अब इसमें भ्रूणकोष की संरचना, इसकी संरचना का भी वर्णन करना है, तो ये है उसका चित्र, भ्रूणकोष का, परिपक्व भ्रूणकोष का ये चित्र है। ये है इसका बीजांडधारी छोर, ये है सहायक कोशिका, मंड समुच्चय अंड और ध्रुवीय के द्रव द्वितीय और प्रतिवेशांत कोशिकाएं। और देखिए भ्रूणकोष की संरचना कैसे होती है। इसमें सबसे पहले होता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय क्या होता है, विजान द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड समुच्चय बनाती हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका होती हैं। अगला है केंद्रकीय कोशिका। अंड समुच्चय के नीचे के भाग को केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है जो निषेचन के पूर्व संगलित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाता है। और अगला है प्रतिवेशांत कोशिकाएं। भ्रूणकोष के चैलेंजर छोर, विभागीय छोर की 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिवेशांत कोशिकाएं कहते हैं। ये निषेचन से पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। तो ये इसका आंसर हुआ, पुष्पी पौधे में भ्रूणकोष कैसे विकसित होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इस आंसर को। अब सेकंड क्वेश्चन है, उत्पादकता की धारणा को समझाएं। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा, पारिस्थितिक तंत्र के किसी पोषी स्तर द्वारा दिए गए समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता के लिए 3 चीज़ आवश्यक है, उत्पादन की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं इकाई समय। क्या है उत्पादकता? पारिस्थितिक तंत्र के किसी पोषी स्तर द्वारा दिए गए समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता के लिए 3 चीज़ आवश्यक है,
उत्पादन की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय। और इस उत्पादकता दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। इसमें भार जैसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर वर्ष या ऊर्जा जैसे किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर वर्ष के रूप में पाया जाता है। और प्राथमिक उत्पादकता क्या है, देखिए। प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बन सामग्री को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे भार G-2 या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कॉस सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब इसके दो भाग हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो इसको अब देखते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादकता दूर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यह उत्पादकों के शरीर में संचित कार्बनिक पदार्थों के भार तथा इसके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में होने वाली क्षति के जोड़ के बराबर होती है। अब है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता परपोषित की खपत शाक पक्षी या अपघटक के रूप में केल की उपलब्ध जैव मात्रा होती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो GPP - R = NPP होता है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होता है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्वों के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। अब इसका अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होता है, इसका व्याख्या करना है। तो इसका आंसर होगा कि कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण में भागीदारी देता है, जो कि चिंता का एक मुख्य कारण है। हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं और इसमें परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे पौधे पोषकों के रूप में प्रयोग करते हैं। अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं और ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करता है। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अधिशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मुलायमता और रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबीना।
नॉन स्टॉक ऑसिलेटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है और किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा इसका आंसर भी लॉन्ग होगा और आप लोग इसको लिखते चलिए। जब मैं बोल रही हूँ तो उसी टाइम आप लोग इसको लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय विकार मेंडलीय विकार से कैसे भिन्न है? मेंडलीय विकार का उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए अब इसका आंसर, दोनों अनुवांशिक विकार है। क्या है? गुणसूत्रीय विकार और मेंडलीय विकार, दोनों क्या है? अनुवांशिक विकार है। मेंडलीय विकार क्या है? देखिए, मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुणसूत्रीय विकार एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असमान विन्यास के कारण होता है। गुणसूत्रीय विकार कैसे होता है? क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति हो या बढ़ जाता है क्रोमोसोम, तो उससे क्या होता है? गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है। और मेंडलीय विकार जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसमें तो अंतर समझ में आ गया और इसका उदाहरण सहित व्याख्या। तो अब इसका होगा, मेंडलीय विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों के वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली संश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडलीय विकारों के सर्वाधिक उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया आदि हैं। मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। वंशावली के नमूने के द्वारा कोई भी आसानी से बता सकता है कि प्रश्न में दिए गए लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं। वंशावली का नमूना नीचे दिया गया है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। ये इनका फिगर दिया हुआ है। अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक और अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक। देखिए, इनका मेंडलीय विकार इसमें अब हीमोफीलिया का उदाहरण दिया हुआ है। हीमोफीलिया क्या है? इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नाड़ी से नर संतति को रोग का संचार होता है। किससे होता है? माता से बच्चों में होता है। इस रोग में रुधिर जो होता है, यानी हमारा ब्लड थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह केवल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। विषमयुग्मजी नाड़ी यानी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है, मतलब माता से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। अब है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह जन्मजात उपचायी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करता है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, इसलिए इसे फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? फिनाइलोएनिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइलोपायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों से बदलता जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आईयूडी अंतःगर्भाशय युक्ति क्या है? यह किस प्रकार कार्य करती है? आईयूडी अंतःगर्भाशय युक्ति क्या है? यह किस प्रकार कार्य करती है? तो देखिए, इसका आंसर है अंतःगर्भाशय युक्ति इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसका फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। चिकित्सकों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण लिपेश या लोप। दूसरा है तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर माल्टीलोड,
375 है कॉपर टी है तथा तीसरा है हार्मोन मोचक आईओडी, प्रोजेस्टासिस्ट एल एनर्जी प्लांटी आदि। आईओडी गर्भाशय के अंदर त्राम यानी किसका काम करता है, कॉपर का आयन जो मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसका निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईओडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों में जन्म अंतराल से आती हैं उनके लिए आईओडी आदर्श गर्भ निरोधक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कैंसर कोशिका के मुख्य लक्षण बताएं। कैंसर कोशिका के लक्षण क्या हैं? तो देखिए इस कैंसर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर कोशिका के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। कैंसर कोशिकाओं की अपनी अपरिवर्तित कोशिका झिल्ली होती है। कैंसर कोशिकाओं की क्या होती है, अपनी अपरिवर्तित कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कभी कभी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का निर्माण कोशिकाओं की सतह पर देखा जाता है। सेकंड है कैंसर कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। थर्ड है फूला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फोर्थ केंद्रक आकृति काफ़ी बड़ा होता है एवं इसके बाहरी दीवार अनियमित होती हैं। और सिक्स्थ है केंद्रक में क्रोमैटिन कणिकाएं अनियमित रूप से वितरित होते हैं। यह है कैंसर कोशिका की लक्षण। अब अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? संक्रामक रोग क्या है? जीवाणु जनित 3 संक्रामक रोगों का नाम बताना है। देखिए पहले जानेंगे संक्रामक रोग क्या है। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जीवाणु जनित संक्रमण जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु जनित संक्रामक रोग निम्न है। निमोनिया, ये क्या है? यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? ज्वर, खांसी और सिर दर्द इसके प्रमुख लक्षण है। निमोनिया का प्रमुख लक्षण क्या है? ज्वर, खांसी और सिर दर्द। और यह किसके द्वारा होता है? यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा होता है। अगला है क्षय रोग, इसे टीबी भी कहते हैं। यह किसके जीवाणु से होता है? यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। रोगी को बुखार आना, रात में शरीर में से पसीना निकलना तथा रुधिर युक्त कफ निकलना ये सामान्य लक्षण है। अब कॉलेरा है, यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु दूषित भोजन, यह किससे होता है? दूषित भोजन के साथ मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है। बार बार पखाना के साथ उल्टी तथा कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण है। तो आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। बायोलॉजी मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेट के साथ। तो आप लोग अभी तक प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को याद कर जाइएगा।